नमस्ते लर्नर, स्वागत है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट वीडियो में, जो है वीडियो नंबर 4। इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज 5.4 को पूरी तरह से। पर उससे पहले कुछ ज्ञान की बात है। इस वीडियो का कंटेंट कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सम फार्मूला को, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डील करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को पूरी तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं nth टर्म का फॉर्मूला समझने से। nth टर्म का फॉर्मूला का मतलब है nth पोजीशन पे एपी की जो भी वैल्यू होगी उसे आपको फाइंड आउट करना, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसे एक एपी है 2, 4, 6 और 8 का, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसके फोर्थ पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या है। तो आप लोग A4 लिखेंगे यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म आपका 2 है तो 2 लिखेंगे। चौथा टर्म पे निकालना है तो 4 - 1 लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एपी के बीच का 2 का कॉमन डिफरेंस है तो 2 लिखेंगे। इसे कैलकुलेट करने से आपको 8 मिल जाएगा, और ये nth टर्म ऑफ द फॉर्मूला कहा जाता है। अब इसी तरीके से सिंपल फॉर्मूला है सम फाइंड आउट करने का। ये एपी का सम फाइंड आउट करने के लिए मान के चलिए आप बताना चाहते हैं कि ये 4 टर्म्स का सम क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी का, तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब इसे यूज करने का तरीका इजी है। आपको पहले 4 टर्म्स का अगर सम निकालना है तो आप यहाँ S4 लिखेंगे, n/2 मतलब फोर्थ पोजीशन पे तो 4/2, और 2 इंटू ए आपका फर्स्ट टर्म होता है तो 2 है यहाँ पे। जैसे आप फिर से n-1 4 - 1, क्योंकि पहले 4 टर्म्स की बात हो रही है, और कॉमन डिफरेंस आपको पता है 2 का, तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2/2 2, 4 प्लस 3 इंटू 2 होता है 6। अब यहाँ पे S4 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले 4 टर्म्स का जो सम है एपी का वो आपको मिलता है 20। और इस फॉर्मूला को यूज करके आप कितने भी चाहे एपी के टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। अब इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग पूरे एक्सरसाइज में। तो चलिए अब डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को डीपली समझना होगा। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। इस एपी को आप देख सकते हैं ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि ये आगे चल के एक नेगेटिव टर्म देने वाली है। आपको वो टर्म नहीं बताना, आपको सिर्फ वो पोजीशन बतानी है कि किस पोजीशन पे वो टर्म नेगेटिव आएगा, मतलब एन की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है फाइंड द एन, मतलब यहाँ बता चुका है कि आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है, और nth टर्म आपका होगा वो 0 से कम होगा, मतलब वो नेगेटिव होगा। उस पोजीशन पे जो एपी की वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी, मतलब नेगेटिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहले आपको गिवन क्या क्या है, आपको एपी गिवन है 121, 117, 113 और इस तरीके से। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका फर्स्ट टर्म जो होगा वो 121 होगा, और आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा A2 माइनस A1 से। आपका A2 है 117 और A1 है आपका 121, तो आपका कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा -4 का। तो आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं। तो चलिए रिक्वायर्ड पोजीशन को हम लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी एन। आपको एन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है ए एन इक्वल्स ए एन लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव टर्म। तो चलिए यहाँ से आपको क्या क्या पता चल चुका है। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब पता है आपको, और यहाँ से आपका काम इजी हो जाता है अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला आता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे आपको पता है कि ए एन को यहाँ पे गिवन में दिया गया वो लेस देन 0 है, तो ए एन मतलब ये टर्म, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी जो है लेस देन 0 है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 121 जो है फर्स्ट टर्म, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है -4 का। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 121 -4 को आगे ले आएंगे तो -4 एन माइनस 1 लेस देन 0। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमें मिला था 121 -4 एन माइनस 1 लेस देन 0। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये इस टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, तो अदर साइड ले जाने पे हमें मिलेगा 121 लेस देन 4 एन माइनस 1, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से अब आप कैलकुलेट कर पाएंगे 4 को वापस से इधर डिवीजन में लाने पे हम लिखेंगे एन माइनस 1, और इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 121/4, और प्लस 1 को इधर ले आते हैं तो +1 लेस देन एन। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 125/4 विच इज लेस देन एन। इसे हम लोग आगे डिवाइड करते हैं, 31.25 आपको मिलेगा लेस देन एन। पर 31.25 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब आपको पता है आपका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो इससे एक ज्यादा होगा, तो इसके जस्ट बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो है 32। तो अब यहाँ से आपको पता चल चुका है कि जो 32 टर्म होगा वही आपका पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, देयरफॉर 32 टर्म विल बी
द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी, और यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपका एक एपी आपके पास होगा और उसका थर्ड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A3 से, और सेवेंथ टर्म का जो सम होगा A7 वो होगा 6, और वैसे ही उन दोनों का प्रोडक्ट आपको 8 मिलेगा, मतलब कि थर्ड टर्म A3 इंटू सेवेंथ टर्म A7 का प्रोडक्ट आपको मिलेगा 8। तो ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है यहाँ पे, और आपको फाइंड आउट करना है क्या है, तो आपको फाइंड आउट करना है पहले 16 टर्म्स का सम, मतलब S16 बताना है कि क्या है पहले 16 टर्म्स जो एपी के होंगे उन सबको ऐड करने से आपको क्या मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि S16 की आपको दो वैल्यूज मिलेगी इस क्वेश्चन में और दोनों ही सही होंगी। तो सबसे पहले आपको बेसिकली चलना है कि इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो एडिशन वाली इक्वेशन में आपको A3 को आप कैसे लिखते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। n टर्म का फॉर्मूला था an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग खोलेंगे सारे एपी को, तो A3 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 d, प्लस A7 को हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 d, इक्वल्स आपको क्या मिलता है ऐड करने पे 6। अब ये सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल्स 6। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस a 2d हो गया और 2d प्लस 6d आपके पास 8d हो गया। चलिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 6। यहाँ से 2 6 कैंसिल हो गया 3 बार में, तो आपके पास एक इक्वेशन है a प्लस 4d इक्वल्स टू 3, जो हमें इक्वेशन 1 लेट करेंगे हम। इसी तरीके से आप इक्वेशन 2 भी बनाएंगे, A3 इंटू A7 आपको 8 देता है, तो इसे आप फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए अब इसे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। A3 को आपने लाया था यहाँ पे a प्लस 2d सॉल्व करने पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और A7 को आपने लाया था a प्लस 6d। आपके पास A7 है तो आपको a लिखना है और उसमें से 7 में से एक घटा के प्लस d लिख देना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसी तरीके से मैंने लिखा है, इक्वल्स टू 8। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसे हम लोग फर्दर सब करते हैं, तो a स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलेगा 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब ये हमारा इक्वेशन 2 है, पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन सिंपली a और d के टर्म्स में है और सेकंड इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को हम लोग स्क्वायर करके सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। देन सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन 2। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम लोग को d की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 था a प्लस 4d इक्वल्स 3। अब इसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस 4d स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, नया इक्वेशन 1 माइनस 2 करना है हमें, तो हमें इक्वेशन फॉर्म होगी a प्लस 4d स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 थी हमारे पास a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल्स हमारे पास आता था 3 स्क्वायर माइनस 8। अब इसे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस को इंटू करने से माइनस a स्क्वायर माइनस 8ad माइनस 12d स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिलेगा 9 माइनस 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास 8ad कैंसिल हो गया माइनस 8ad से, और यहाँ पे 16d स्क्वायर माइनस 12d स्क्वायर हमें मिलेगा 4d स्क्वायर, और यहाँ 9 माइनस 8 हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिलेगी d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, और d की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं d की आपको दो वैल्यूज मिल रही है, और d की अगर आपको दो वैल्यूज मिल रही है मतलब कि आगे चल के आपको दो वैल्यूज मिलेंगी S16 की भी। तो चलिए सबसे पहले केस 1 लिखते हैं, यहाँ पे केस 1 में यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे व्हेन d की वैल्यू हम लोग लेंगे 1/2, और यहाँ साइमल्टेनियसली हम लोग केस 2 भी लिख देते हैं ताकि आप साइड बाय साइड कंपेयर कर पाए। व्हेन d की वैल्यू हमें मिलेगी -1/2। तो अब यहाँ से आप लोग को इक्वेशन 1 याद करना है। इक्वेशन 1 था हमारे पास a प्लस 4d इक्वल्स टू 3,
अब इस इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले डी की वैल्यू पुट करेंगे ताकि ए की वैल्यू हमें पता चल चुके। तो ए प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3। 2 से 4 गया 2 बार में, और यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिलती है 1। तो फर्स्ट केस में आपको ए की वैल्यू 1 मिल रही है। सेकंड केस में चेक करते हैं। सेकंड केस में भी ए प्लस 4d इक्वल्स टू 3 हमारा इक्वेशन 1 था। इसमें हम लोग इस बार डी की वैल्यू -1/2 लेट करते हैं इक्वल्स टू 3। अब इसे सॉल्व करने पे आपको ए की वैल्यू मिलेगी 5। आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में ए की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए अब हम लोग फाइनली फाइंड आउट करेंगे S16 को। तो यहाँ पे S16 का फॉर्मूला लिख देते हैं। सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना होगा। तो अब यहाँ पे आपको पता है 16 की पोजीशन पे पूछ रहे हैं, तो 16/2 फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे आया है 1, तो इस केस में आप 1 लिखेंगे, और फिर से यहाँ पे 16 - 1, और कॉमन डिफरेंस आपको मिला है इस केस में 1/2 का। आपको ध्यान देना है, इस फर्स्ट केस में आपका कॉमन डिफरेंस 1/2 का है और फर्स्ट टर्म 1 है। सेकंड केस में वैसा नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन के टाइम। तो इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 8 2 प्लस 15/2। अब इसे हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू 19/2, और S16 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 2 से 8 गया 4 बार में, S16 की वैल्यू आपको मिलती है 76। ये आपका फर्स्ट वैल्यू है, और S16 की आपको एक और वैल्यू मिलेगी केस 2 से। तो केस 2 में फिर से S16 की वैल्यू आपको फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ n/2 2a प्लस n-1d। फिर से वैल्यूज पुट करेंगे 16/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म, इस बार फर्स्ट टर्म है आपका 5, तो 5 लिखेंगे, और 16 - 1, और इस बार कॉमन डिफरेंस है -2 1/2 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1/2। आपको कैलकुलेशन पे बिल्कुल ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस पे। आपको फिर से मिलेगा 8 10 -15/2 सॉल्व करने पे, और यहाँ से आपको मिलेगा 8 इंटू 5/2। तो अब यहाँ से आपको मिलेगा S16 की वैल्यू जो कि आएगी 2/8 4 बार में, और आपको मिलेगा 20। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको दो वैल्यूज मिल रही है 16 की, जो है 76 और 20, और ये दोनों ही वैल्यूज सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है ए लैडल हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले ये रंग्स होता गया, तो एक लैडल में जो सपोर्ट होता है जिसपे आप पैर रख के चढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सपोर्ट है जो, उसे हम रंग्स कहते हैं। तो द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो ये आपको एक सीढ़ी दी हुई है जिसके सबसे बॉटम पे जो रंग लगा हुआ है, मतलब कि जो सपोर्ट लगा हुआ वो 45 सेंटीमीटर का है, और उसकी जो लेंथ है वो ऊपर जाते जाते घटते जाती है, और सबसे ऊपर में जो सीढ़ी का सपोर्ट होगा वो 25 सेंटीमीटर का है। और इसी तरीके से आपको सबसे पहले लाइन में दिया हुआ था लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब और एक सपोर्ट के बाद दूसरे सपोर्ट का जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको 25 सेंटीमीटर का दिया, मतलब एक सपोर्ट आप रखेंगे सीढ़ी पे, और अगला सीढ़ी पे पैर रखने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर ऊपर अगला सीढ़ी होगा, और उससे फिर 25 सेंटीमीटर ऊपर अगला होगा। तो इस तरीके से इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 होल 1/2 मीटर अपार्ट, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द लंग्स। तो सबसे पहले आपको कहा गया कि सबसे पहले सपोर्ट और सबसे लास्ट वाले सपोर्ट का जो बीच का डिस्टेंस है वो पूरा डिस्टेंस है 2.5 मीटर का। मतलब आपको समझ में आ गया कि पहला सपोर्ट और लास्ट सपोर्ट का बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर का। तो आपको सिंपली अब हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स। रंग्स मतलब आप समझ सकते हैं सीढ़ी, जो सीढ़ी का सपोर्ट है जिस पे आप पैर रखते हैं, इज 2.5 मीटर। तो 2.5 को सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 कर देंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 250 सेंटीमीटर। ये आपको सबसे पहले पता चल गया पहले रंग और लास्ट रंग के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले सपोर्ट सीढ़ी का सबसे नीचे वाला पाया और सबसे ऊपर वाला पाया के बीच का डिस्टेंस है ये। अब आपको आगे क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको और क्या गिवन है, तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रंग्स। आपको ये भी बताया गया है कि दो सपोर्ट्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का एक गैप है, मतलब एक सीढ़ी के बाद दूसरे सीढ़ी के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप आएगा। और इसके बाद आपको दिया हुआ है, आपको बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि ये सारे जो बीच के रंग्स है, ये पहला रंग, दूसरा रंग, ये तीसरा रंग, इसी इन सबको बनाने के लिए कितनी लकड़ी यूज होगी। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि टोटल कितने रंग्स होंगे, मतलब कितने पाए होंगे उस सीढ़ी में जिसपे आप पैर रख के चढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है सो नंबर ऑफ रंग्स। नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है 250/25 + 1। इसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है पहले पाया और लास्ट पाया के बीच का डिस्टेंस जो 250 है,
ये टोटल डिस्टेंस है, और हर एक पाए के बीच का डिस्टेंस है 25, मतलब वो 25 पे डिवाइड होता जाएगा। ये पहला पाया और दूसरे पाए के बीच का डिस्टेंस है 25, तो उसके बाद एक पाया आएगा, उसके बाद फिर 25 सेंटीमीटर तो दूसरा आएगा, उसके बाद फिर 25 सेंटीमीटर तो एक और आएगा, फिर 25 तो एक और आएगा। इस तरीके से करते करते होता क्या है कि हम सबसे नीचे वाले पाए को ऐड करना ही भूल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे +1 लिखेंगे फॉर्मूला में। तो ये आपको फॉर्मूला अब मैंने समझा दिया। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 10 + 1, और टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स जिस पे जो पाया होगा इस सीढ़ी का, वो टोटल 11 होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल चुका है कि टोटल 11 पाए हैं। तो अब हमें पता करना है कि पहले पाया में कितना लेंथ था। तो फर्स्ट पाया का लेंथ हमें गिवा था। फर्स्ट रग्स लेंथ जो हमें गिवन था वो था 25 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला पाया का लेंथ था 25 सेंटीमीटर, वो उतना लंबा था, और नीचे वाला बॉटम वाला जो था वो थोड़ा चौड़ा था। तो लास्ट रग्स लेंथ जो था वो था 45 सेंटीमीटर का। तो अब आपको पता है कि टोटल रैक्स आपके पास 11 है। टोटल आपके पास 4 सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, मतलब पैर रख के चढ़ने के लिए 4 पाए उसमें होंगे। और आपको पता है फर्स्ट पाए की लेंथ 25 सेंटीमीटर है और सेकंड पाए की लेंथ, लास्ट पाए की लेंथ 45 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट को हम ए लेट कर लेते हैं और लास्ट को ए एन लेट कर लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि कंसेक्यूटिव तरीके से इसकी लेंथ डिक्रीज कर रही है, मतलब कि कांस्टेंट डिफरेंस से, मतलब ये एक एपी फॉर्म करता है। तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे सम बताना है। टोटल 4 पाए हैं तो S11 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको S11 आपका फॉर्मूला आपको पता है n/2, फर्स्ट टर्म पता है तो आप लिखेंगे a + an। तो टोटल 11 है तो 11/2, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 25 सेंटीमीटर का, और लास्ट टर्म हो गया आपका 45। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 11/2 इंटू 70, 2 से 70 जाएगा 35 बार में, और 11 इंटू 35 आपको मिलेगा 385 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक ऑल द 11 स्टेयर्स। तो ये 11 वो 11 स्टेयर्स उस सीढ़ी में बनाने के लिए आपको टोटल इतना सेंटीमीटर ऑफ वुड चाहिए होगा। आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 385 बाय 100 कर देंगे मीटर्स, तो आपके पास आएगा 3.85 मीटर जो होगा रिक्वायर्ड वुड इस इन सारे स्टेयर्स को सीढ़ी में बनाने के लिए, और यही आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको कंसेक्यूटिवली हाउसेस को नंबर दिया गया, जैसे आपके घर का कुछ नंबर होगा उसी तरीके से 1 से लेके 49 तक हाउसेस है। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 इसी तरह करते करते लास्ट तक 48 49 तक। ये बीच के डायग्राम्स को आप छोड़ दें, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x सच दैट द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x is equal to the sum of the houses numbers following it. Find the value of x. तो देखिए आपको इसे सिंपली समझाया जाए तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते एक ऐसा हाउस होगा जिसका कुछ नंबर होगा, उसे हम लोग x लेट कर लेते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से उस x नंबर ऑफ घर पे जो जिस घर का नंबर x होगा उससे पहले जितने भी घर होंगे उन सबको सम करने पे, जैसे इसे हम सम 1 लेट कर लेते हैं, उन सबको सम करने पे उनका जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा x के बाद जितने घर आते हैं उनके सम से। मतलब कि x के बाद x + 1 से सम चालू होगा, अगला घर का नंबर x + 1 होगा, और वो लास्ट घर 49 तक जाएगा, और इन सब का सम को सम करने से हमें मिलेगा सम 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहा गया है सम 1 इक्वल्स टू सम 2 होगा, और आपको बताना है कि वो कौन सा घर होगा। तो मतलब कि आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। फर्स्ट घर हाउस नंबर 1 से x से जस्ट पहले वाला घर तक अगर आप सम करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो इक्वल होगा x के जस्ट बाद x + 1 वाला घर से लास्ट 49 नंबर ऑफ घर तक। तो ये आपको निकालना है वो कौन सा x का कौन सा नंबर ऑफ हाउस होगा, x नंबर क्या होगा। तो इसे चलिए पहले सिंपली समझते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पहले और दूसरे घर के बीच में कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इसलिए कॉमन डिफरेंस तो आपको 1 का ही मिल रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, मतलब डिफरेंस सिर्फ 1 का है। आपके फर्स्ट हाउस को आप ए लेट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी मानकर, जो कि ए आएगा। और इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि पहले घर से लेके x - 1 घर तक ले सम क्या होगा। तो उसे आप ऐसे लिखेंगे समेशन ऑफ फर्स्ट टू x - 1 टर्म। तो आपको मिलेगा समीशन, आप देख सकते हैं एस x - 1। उस सम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो x - 1 टर्म तक का सम है। तो इसे लिखने का तरीका होगा जो कि आपको फॉर्मूला याद है सम का n/2 2a + n - 1 b। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं n की जगह पे आप लोग लिखेंगे x - 1 क्योंकि टर्म की वैल्यू वही है।
उस पोजीशन की वैल्यू वही है। तो x माइनस 1 पोजीशन तक, और a की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट टर्म n की वैल्यू आप लोग लिखेंगे x माइनस 1 और माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस फिर से 1 का है तो 1 लिखेंगे। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एस एक्स माइनस 1 आपको मिलेगा x माइनस 1 बाई 2, और ये इंटरनल कैलकुलेशन आपको करने के बाद मिलेगी 2 प्लस एक्स माइनस 2, और इसे 2 आप यहाँ से देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा x माइनस 1 की वैल्यू x होल x माइनस 1 बाई 2। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे जो आता है मैं इधर लिख देता हूँ, एस एक्स माइनस 1 आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से भी करके निकाल सकते हैं, और इसे हम लोग अपना इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब इस तरीके से आपको आगे की वैल्यूज निकालनी है। तो अब आगे की वैल्यू आपको पता है आपको कौन सी निकालनी है, आपको निकालना है x प्लस 1 से लेके अब x प्लस 49, मतलब सम 2 जो है वो कितना होगा। तो सम 2 निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आप करेंगे क्या, आप 1 से लेके 49 टर्म का जो सम है पहले वो निकाल लेंगे, मतलब कि आप टोटल सम निकाल लेंगे कितना होगा, और उसमें से आप फर्स्ट टर्म से लेके x वाले टर्म को भी निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे। तो इससे आपको क्या मिलेगा, जब आप टोटल टर्म्स को सिर्फ x पोजीशन तक माइनस कर देंगे तो आपको बचा हुआ टर्म मिल जाएगा जो है आपका सम 2। इसे हम लिख के दिखाते हैं आपको, तो इसे हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ x प्लस 1 टू 49 टर्म। तो इसे निकालने के लिए आपको लिखना है टोटल टर्म्स का सम, मतलब पूरा 1 से लेके 49 टर्म्स का सम निकाल लीजिए, और उसमें से माइनस कर दिए एस एक्स तक का, मतलब कि एक्स हाउस तक का सम को उसमें से माइनस कर दीजिए, आपके पास आपका सम 2 निकल जाएगा। आपके पास फॉर्मूला याद है आपको, तो फॉर्मूला को हम लोग पहले मैं एक साइड में लिख देता हूँ, फॉर्मूला एस एन का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका फॉर्मूला है, और हम इसे डायरेक्टली अब यूज करेंगे। तो S49 के लिए हम लिखेंगे 49 बाई 2 2a, तो यहाँ पे आपका a फिर से आपको पता है 1 से स्टार्ट किया हमने तो 1 होगा, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट किया, प्लस 49 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस भी 1 था तो 1 लिखेंगे। इसी तरीके से एस एक्स क्या होगा, तो x उसकी पोजीशन की वैल्यू, तो n बाई 2 की जगह पर हम लिखेंगे x बाई 2, और फिर से 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, मतलब फिर से x माइनस 1 बाय कॉमन डिफरेंस फिर से 1 का। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 49 बाई 2, और इंटरनल सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2 प्लस 48, और सेकेंड पार्ट के लिए x बाई 2, और इंटरनली आपको सॉल्व करने पे मिलेगा x प्लस 1। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपके पास बचेगा 49 बाई 2 इंटू 50, और यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2। तो 2 से 50 जाएगा 25 बार में, और नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो आपके पास आएगा 49 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई होल बाई 2। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा था, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास था, हम लोग हमारा सम 1 इक्वल्स टू सम 2 था, तो हम लोग लिखेंगे इसे, सम 1 था हमारे पास x माइनस एक्स बाई 2, और सम 2 हमने अभी निकाला है 1225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल बाई 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे x माइनस एक्स बाई 2 को एक साइड ले आएंगे, तो अदर साइड ले जाने पे एडिशन हो जाएगा, तो x प्लस एक्स बाई 2, और अदर साइड में हम लोग 1225 को रहने देंगे। एलसीएम सेम है तो 2 एलसीएम हो जाएगा, और हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 2 2 5, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 भी कैंसिल हो गया, इधर 1 2 2 5, तो आपको मिलता है x इक्वल्स टू रूट अंडर 1 2 2 5, और इसे रूट निकालने पे आपको मिलेगा x की वैल्यू 35। तो अब आपको पता चल चुका है कि वो जो हाउस नंबर था, वो हाउस नंबर था आपका 35, और इस हाउस नंबर के पहले वाले हाउसेस का सम और इस हाउस नंबर के बाद वाले हाउसेस का सम बिल्कुल सेम आएगा, और यही आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपका आंसर है 35। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है, ए स्मॉल स्टेयर्स एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। तो आपसे कह रहा है कि एक फुटबॉल ग्राउंड में एक सीढ़ी है जो 15 स्टेप्स से बनी हुई है, मतलब उस सीढ़ी पे 15 सीढ़ियां हैं, और उस सीढ़ी की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे डायग्राम जो मैंने बनाया देख सकते हैं,
भगवान मुझे माफ़ करे इतने गंदे डायग्राम के लिए, लेकिन आपको ये इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि सीढ़ी की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। ये जो सीढ़ी है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर की है और आगे लिखा हुआ है कि 1/4 मीटर ईच स्टेप्स हैव राइजन ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रेड्स ऑफ 1/2 मीटर्स। अब इसे सिंपली समझाते हैं। सीढ़ी की जो हाइट है वो 1/4 है और उस सीढ़ी की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 1/2 है। तो हर सीढ़ी की चौड़ाई 1/2 ही होगी, मगर जो हाइट है वो 1/4 से बढ़ते जा रही है। तो फर्स्ट सीढ़ी की जो हाइट थी 1/4 थी और अगले सीढ़ी की में हाइट 1/4 और एड अप होते जाती है और इस तरीके से 15 सीढ़ियां हैं। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द स्टेयर्स। अब आपको कह रहा है कि आपको ये सीढ़ी बनानी है, 15 स्टेयर्स वाली सीढ़ियां आपको बनानी है और इसमें बता रहा है कि आपसे कितना कंक्रीट यूज होगा। जब आपसे पूछता है किसी चीज के अमाउंट के बारे में तो आपको हमेशा समझना है कि असल में आपको वॉल्यूम निकालने को कहा जा रहा है। आपको हिंट में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप निकालने का आपको फॉर्मूला दे दिया है और इसी तरीके से आपको आगे निकालना है। पहले तो मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ, नहीं तो ये आपका ध्यान खींचता रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको गिवन है टोटल स्टेप्स। टोटल स्टेप्स मतलब कि 15 सीढ़ियां हैं तो आप 15 लिखेंगे। तो आपको पता चल चुकी है एन की वैल्यू 15 आप ले लीजिए। आपको निकालना है एस 15 क्या होगा। सिंपली आपको मैंने बता दिया, हर एक सीढ़ी का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दीजिए, आपको इस टोटल कंक्रीट कितना यूज होगा वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हाइट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ टेरेस, तो पहले सीढ़ी का जो हाइट था वो 1/4 था। अगली सीढ़ी का था 1/4 प्लस 1/4। उसी तरह अगली सीढ़ी का होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और इस तरीके से करते हुए हम लोग 15th टर्म तक जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4 प्लस 2/4 या फिर कॉमा 2/4, 3/4, 4/4 ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हाइट है। तो अब हाइट आपको मिल गया तो आपको पता है कि वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सो हम सबसे पहले स्टेयर्स का वॉल्यूम निकालते हैं। सो फॉर फर्स्ट टेरेस, मतलब स्टेयर्स जो भी आप कहते हैं सीढ़ी, तो ये इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपको गिवन थी 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन थी 1/2 चौड़ाई और हाइट आपको गिवन थी पहले स्टेयर्स की 1/4। तो अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 50/8 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है पहले स्टेयर्स का। पहले स्टेयर में इतना कंक्रीट यूज होगा तो और सेकंड स्टेयर में कितना यूज होगा? तो फॉर सेकंड स्टेयर, तो सेकंड स्टेयर में हम फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, एल इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ 50 ही रहेगी, चौड़ाई भी 1/2 ही रहेगी, पर हाइट, हाइट इस बार बदल जाती है। हाइट आप देख लीजिए, हाइट आपके पास सेकंड टर्म के लिए है 2/4। सेकंड स्टेयर्स के लिए आपको हाइट इस बार 2/4 लेनी है और इसे कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 50/4। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो सेकंड स्टेयर्स का जो आपको वॉल्यूम मिलेगा वो 50/4 मिलेगा, मतलब सेकंड स्टेयर में इतना कंक्रीट यूज होगा। इसी तरीके से एक और के लिए निकाल लेते हैं। तो फॉर थर्ड टेरेस, तीसरे सीढ़ी के लिए भी निकाल लेते हैं। तो वो फिर से आपका लेंथ सेम रहेगा 50, चौड़ाई भी उस सीढ़ी की 1/2 ही रहेगी, पर हाइट इस बार 3 गुना हो चुकी है तो 3/4 और इसे कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 150/8 मीटर क्यूब। तो ये आपको असल में मिल क्या रहा है? ये आपको एक एपी फॉर्म हो रहा है जिसका पहला टर्म है 50/8, सेकेंड टर्म है 50/4 और थर्ड टर्म है 150/8 और ये इस तरीके से करते हुए एपी 15th टर्म तक जाएगा। और ये असल में सारे हर एक स्टेयर्स का वॉल्यूम है, मतलब कि हर एक स्टेयर में इतना कंक्रीट यूज होगा और यही तो आपको निकालना था 15 स्टेयर्स के लिए टोटल कितना कंक्रीट यूज होगा। तो अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सम निकाल देना है इसका। तो एपी में फिर से यहाँ लिख देता हूँ 50/8, 50/4, 150/8 और इस तरीके से आपका 15th टर्म तक हम लोग जाने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 50/8, डिफरेंस आप निकाल लीजिए a2 माइनस a1 करके, मतलब a2 आपका 50/4 है और a1 है 50/8। इसे कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 100 माइनस 50/8, आपको कॉमन डिफरेंस देता है 50/8 का ही। तो आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बिल्कुल सेम है और आपको मिल चुका है। तब आपको सिर्फ एस एन का फॉर्मूला याद करना है S15 के लिए। तो n/2 2a प्लस n-1d, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे। 15 स्टेप्स हैं तो 15/2, फर्स्ट टर्म आपका था 50/8, फिर से आप लिखेंगे 15-1 15 स्टेप्स के लिए और कॉमन डिफरेंस भी आया था 50/8 का। तो अब हम लोग इसे सिंपली सॉल्व करते जाएंगे। 15/2, यहाँ 2 से 8 चला जाएगा 4 बार में तो 50/4 प्लस यहाँ पे 14 इंटू 50/8, 8 जाएगा 4 बार में 2 के टेबल में और 14 जाएगा 7 बार में। तो यहाँ पे हमें मिलेगा S15 इक्वल्स टू
15/2, अब अंदर साइड में था 50 + 4 + 7 × 50 आपको मिलेगा 350/4। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है 15/2 × 400/4। तो 2 से 400 जाएगा 200 बार में और 4 का टेबल में 200 जाएगा 50 बार में। तो S15 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 15 × 50 जो कि है 750 मीटर क्यूब। तो टोटल आपको 750 मीटर क्यूब्स कंक्रीट चाहिए उस पूरी सीढ़ी को बनाने के लिए, और यही आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले शुक्रिया यहाँ तक का सफर तय करने के लिए। अपने मन के प्यार को व्यक्त करने के लिए आपके सामने लाइक और शेयर का बटन है। बाकी नमस्ते लर्नर चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।